हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान कवर कर रहे हैं और इसके अंतर्गत प्राचीन काल यानी प्राचीन मध्य प्रदेश हम यहाँ पर देखेंगे और उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पर वैदिक या पौराणिक युग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा ऐतिहासिक काल स्टार्ट होता है, यानी यहाँ से हमें साक्ष्य, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। और इससे पहले हमने जो कल का वीडियो देखा था उसमें बात की थी दोस्तों हमने प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल वो होता है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो देखिए इतिहास का क्रम कैसा चलता है। प्रागैतिहासिक काल में हमने कल देखा था पाषाण काल और फिर ताम्रपाषाण काल। अब उसके बाद कौन सा युग आना था दोस्तों? कांस्य युग आना था। ठीक है, तो कांस्य युग, और कांस्य युग किससे संबंधित है? वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। बाकी मैंने आपको कल के वीडियो में ही बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई भी स्थल मध्य प्रदेश में नहीं मिले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब डायरेक्ट हमारा जो प्रवेश होता है वो होता है यहाँ पर वैदिक काल, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सा काल आया था? वैदिक काल। अब देखिए जैसे कि हमने देखा था सबसे पहले पाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल और उसके बाद में कांस्य युग और उसके बाद में आता है लौह युग। तो जो लौह युग की जो शुरुआत मानी जाती है, तो ये वैदिक काल के दो भाग थे यहाँ पर, वो भी हम देखेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल से यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर प्रमुख वंश और प्रमुख साम्राज्य या राज्य भी यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्राचीन काल पर। वो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने ये 2 पेज में बना के बताया है और लास्ट में आपको यहाँ पर मैप से भी मैंने बताया है, तो बहुत ही शानदार तरीके से हम इसे समझ लेंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं हम मध्य प्रदेश का प्राचीन काल। यहाँ से और इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ से हमारे मध्य प्रदेश का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। बाकी ये जो वैदिक काल है, तो ये वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन हुए थे, ये सब जितनी भी कहानियाँ हैं ये अनुश्रुतियों पर आधारित है। ठीक है, अनुश्रुतियों पर आधारित है या फिर हमारे जो पौराणिक जो पुराण हैं उनसे हमें यह जानकारी मिलती है। ठीक है, इसीलिए इसे पौराणिक युग भी कहते हैं। अब प्राचीन काल की बात करते हैं तो डायरेक्ट हमारा मध्य प्रदेश स्टार्ट होता है वैदिक युग से, और यहाँ पर पौराणिक यानी पौराणिक युग भी कहा जाता है इसे, क्योंकि पुराण से इसकी जानकारी मिली है। अब जो वैदिक युग था तो दोस्तों उसका जो समय था वो क्या था? 1500 से, ठीक है, 1500 से 600 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के 600 ईसा पूर्व के पहले की ये बात है। अब दोस्तों आपको पता है कि जो ऋग्वैदिक काल है, जो वैदिक काल है वो 2 भागों में बटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से 1000 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1000 है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर आर्य संस्कृति उत्तर तक सीमित थी, यानी कि आर्यों का जब क्या होता है आगमन स्टार्ट हो जाता है। और आर्य सबसे पहले कहाँ पर आए थे दोस्तों? पंजाब में। ठीक है, पंचनद उसे कहा जाता है। तो आर्य का सबसे पहले प्रवेश कहाँ था? तो जब ये ऋग्वैदिक काल जब चल रहा था तो आर्य कहाँ तक सीमित थे? सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित थे। अब जैसे ही 1000 से 600 ईसा पूर्व का जब समय आता है, यानी उत्तर वैदिक काल जब हमारा स्टार्ट होता है, जब लोहे की खोज हो जाती है, यानी कि जब क्या है, आपने देखा होगा गंगा घाटी क्षेत्र में फिर अधिक उपजाऊ जमीन हो जाती है, तो फिर वो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उनका जो विस्तार है, यानी कि उत्तर वैदिक काल आते आते उनका जो विस्तार है वो कहाँ तक आ जाता है? विंध्याचल पर्वत तक यहाँ पर विस्तृत हो जाता है। अब विंध्याचल पर्वत कहाँ आता है? हमारे मध्य प्रदेश में आता है वर्तमान के। अब देखिए यहाँ पर सारी स्थिति एक एक साथ चलती आई है और बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर पूरी स्थिति समझा दूंगा। अब बात करते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में निषाद जाति जंगल में निवास करती थी, इससे ये हमें यहाँ पर पता चलता है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि निषाद जाति जंगल में निवास करती थी, यानी मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी, इसका पता हमें किस ब्राह्मण से लगता है? ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण। ठीक है, तो इस प्रकार के ऑप्शन पूछ सकते हैं, या फिर शतपथ ब्राह्मण। अब दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो जो पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण घटनाएं हम यहाँ पर देख रहे हैं और ये यहाँ पर जो मैंने लिखा है, तो इसके अलावा आपको मध्य प्रदेश का जो वैदिक युग है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इसमें मैंने सारे फैक्ट कलेक्ट कर लिए हैं। अब दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण, सांख्यायन, स्रोत सूत्र और शतपथ ब्राह्मण, अब ये तीनों का ये कहना है कि विश्वामित्र के 50 शापित पुत्र यहाँ पर मालवा में आकर बसे थे। ठीक है, तो ये इतना सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में अब देखिए पौराणिक कथा के अनुसार क्या है। अब पौराणिक कथा पर आ जाते हैं, इसी कारण इसे पौराणिक युग भी कहा जाता है। देखिए पौराणिक कथा में यह है कि जो कारकोट है, कारकोट के एक नागवंशी शासक थे, वो नर्मदा क्षेत्र के वो शासक थे, नर्मदा क्षेत्र के शासक थे। और उस टाइम नर्मदा का जो नाम था वो रेवा था, इसीलिए हम कहते हैं कि नर्मदा का प्राचीन नाम क्या है? तो रेवा है। ठीक है, अब इनका क्या है, ये यहाँ पर कारकोट नागवंशी शासक हैं और इनका संघर्ष हो गया था मोन्ने गंधर्वों से।
अब जो कारकोट नागवंशी शासक थे इनका जो संघर्ष ये किससे हो गया था, मोन्ने गंधर्वों से। तो अब इन्होंने क्या है, इनकी जो सहायता करने के लिए कौन आए थे, इनकी सहायता करने के लिए आए थे जो अयोध्या है, ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में यूपी में है, अयोध्या के जो इक्ष्वाकु राजा थे नरेश, कौन थे, मानधाता, तो वो नहीं आए थे, उन्होंने उनके पुत्र को भेजा था। उनके पुत्र कौन थे, पुरुकुत्स, ठीक है। तो पुरुकुत्स, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इन्होंने क्या करा था, ये माननीय गंधर्व थे, इन्हें पराजित कर दिया, ठीक है। तो ये यहीं पर आकर फिर बस गए। फिर इन्होंने क्या करा, रेवा का नाम नर्मदा इन्होंने ही रखा था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत ही स्पेशल फैक्ट है ये कि रेवा का नाम नर्मदा किसने रखा था, तो पुरुकुत्स ने, जैसे कि मुचुकुंद ने, या फिर मानधाता ने, या फिर नागवंशी शासक ने, ठीक है। तो यहाँ पर ये कारकोट के जो नागवंशी शासक थे उनका नाम नहीं मिला है, बाकी ये सिर्फ आपको इतना सा यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब जो पुरुकुत्स थे ये तो मानधाता के पुत्र थे, अब ये मुचुकुंद थे तो ये पुरुकुत्स के पुत्र नहीं थे, बाकी इसी राज्य, मतलब कि इसी वंश के थे ये, ठीक है। तो इनके पुत्र के पुत्र रहे होंगे ये, ठीक है, यानी इनके सुपुत्र या फिर पौत्र हम बोल सकते हैं। तो अब मुचुकुंद की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं उनके बारे में उन्होंने क्या विशेष कार्य किए हैं, तो वही हमें यहाँ पर पढ़ना है। अब देखिए इनके बारे में सिर्फ एक ही फैक्ट है कि इन्होंने किसकी स्थापना की थी, मानधाता नगरी की। अब मानधाता नगरी कौन थे, इन्हीं के जो इक्ष्वाकु नरेश थे, ये भी इक्ष्वाकु के वंशज के ही थे और पुरुकुत्स भी इक्ष्वाकु के ही थे। तो इन्होंने क्या करा था, इनके जो परदादा हम मान सकते हैं, तो इनके परदादा के नाम पर मानधाता नगरी इन्होंने बसाई थी। वो कहाँ पर है अभी वर्तमान में, ओमकारेश्वर में है, और किसके तट पर है, नर्मदा के तट पर। सिर्फ इतना सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपको कारकोट नागवंशी शासक के बारे में समझ में आ गया है, किससे संघर्ष हुआ था, उसके बाद में उसकी सहायता के लिए कौन आए थे, इक्ष्वाकु के नरेश, मानधाता ने अपने पुत्र को भेजा था, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं पौराणिक युग में प्रमुख वंश की बात करते हैं, कौन कौन से प्रमुख वंश थे हमारे मध्य प्रदेश में उस टाइम। अब दोस्तों सबसे पहला जो वंश आता है वो आता है कारुस वंश। कारुस वंश का जो क्षेत्र था वो था बघेलखंड क्षेत्र। तो अभी मैंने लास्ट में एमपी का मैप भी मैंने छोटा सा बना के रखा है, वहाँ आपको बताऊंगा कौन कौन से वंश कहाँ थे, ठीक है। अब आ जाते हैं बघेलखंड। अब बघेलखंड, अब ये इसकी जो स्थापना है कारुस वंश की, तो वो किसने की थी, कारुस ने। अब ये कारुस कौन थे, तो ये मनु के जो 10 पुत्र थे उसमें से एक थे, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो मनु थे, तो एक अनुश्रुति है इस प्रकार की कि मतलब कि जिनके समय में विश्व व्यापक बाढ़ आई थी, मतलब कि एक बाढ़ आई थी और बाढ़ में फिर ये कुछ अनाज वगैरह लेकर गए थे और फिर इन्होंने वापस से विश्व को बसाया है ना, इस प्रकार की अनुश्रुति है। तो इनके 10 पुत्र थे, तो 10 पुत्र में से एक पुत्र कौन थे, कारुस, और इसी के नाम पर इन्होंने कारुस वंश स्थापित किया था बघेलखंड में, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर सारी कहानी जो है वो मनु से ही स्टार्ट होगी, यानी कि जो मनु है वहीं से सारी कहानी यहाँ पर स्टार्ट होगी। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर अब नेक्स्ट है कि चंद्रवंश, तो इसे एल साम्राज्य भी कहते हैं, ठीक है। अब इसे एल साम्राज्य क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये मनु की पुत्री थी, तो मनु की पुत्री के नाम पर ही ये एल साम्राज्य इसका नाम पड़ा है। अब इसका जो क्षेत्र था वो था बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है। अब बुंदेलखंड क्षेत्र तो था। अब ये चंद्रवंश की स्थापना किसने की, अब ये की थी सोम ने, या फिर इसे पुरुरुवा भी कहते हैं, है ना। तो आप तो सिंपल से याद रखिए यहाँ पर सोम। अब ये सोम कौन था, ये वही था जिसने इला से विवाह किया था। और इला कौन थी, इला थी मनु की पुत्री, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में प्राचीन चंद्रवंश की स्थापना किसने की थी, सोम ने की थी, और या फिर इस प्रकार भी कह सकते हैं इला और सोम ने मिलकर की थी, या फिर इला के नाम पर इसका जो साम्राज्य का नाम है वो क्या पड़ा था, एल साम्राज्य। अब इन दोनों का एक पुत्र था। वैसे तो इनके यहाँ पर कितने, 2 पुत्र थे, एक अमावसु भी थे। बाकी जो महत्वपूर्ण पुत्र है उनका नाम ध्यान रखना है, आयु, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, सोम, और इला का जो पुत्र था वो कौन था, आयु था, और इसका जो पुत्र था वो कौन था, यताति था, ठीक है। अब यताति ने 5 पुत्रों में साम्राज्य का विभाजन कर दिया। अब जो चंद्रवंश था, यानी ये जो एल साम्राज्य था, इसका 5 पुत्रों में विभाजन कर दिया। अब वो बाकी के 4 पुत्रों में कौन कौन से दिए थे वो हमें ध्यान नहीं रखना है। हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा पुत्र के हाथ में कौन सा साम्राज्य आया था, यानी कौन सा क्षेत्र आया था, वो हमें ध्यान रखना है। अब क्षेत्र की बात करते हैं। तो देखिए इसका जो पुत्र था वो था यदु, यानी यताति का पुत्र कौन था, यदु था, ठीक है। तो इसके जो यहाँ पर है कौन सा क्षेत्र आया था, एक तो चर्मणवती यानी चंबल, बेत्रवती यानी बेतवा, सुक्तिमती यानी केन, ठीक है। तो इन 3 नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था तो वो यदु के पास में आया था। वो बाकी 4 पुत्रों को कौन सा मिला था वो हमें ध्यान नहीं रखना है। तो यदु के पास में ये आ गया। अब यदु ने क्या करा, इन तीनों क्षेत्रों पर,
यानी इन क्षेत्रों पर यादव वंश की यहाँ पर स्थापना कर दी। ठीक है, तो आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि यादव वंश की स्थापना किसने की थी, कहाँ पर की थी। तो ये हम एक तौर पे देख सकते हैं, पूरा मालवा क्षेत्र था ये। ठीक है, अभी मालवा क्षेत्र में हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो आपको इतनी यहाँ पर कहानी समझ में आ गई, चंद्रवंश, कारुस वंश, और उसके बाद में हमने यहाँ पर नाग वंश का देखा था। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। यहाँ पर देखते हैं हम दतिया राज्य। अब दतिया राज्य की छोटी सी कहानी है कि दंत वक्र नामक एक दैत्य के नाम पर दतिया पड़ा था उसका नाम। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दतिया का नाम किस दैत्य के नाम पर पड़ा था, तो दंत वक्र। अब दंत वक्र को श्री कृष्ण ने पराजित किया था। अब ये जो पराजित हो गए हैं, तो देखिए जैसे ये पराजित हुए तो ये क्या है, गोपाल कक्ष हो गए, यानी कि ये भाग गए थे, यानी ग्वालियर की पहाड़ियों पर ये बसने के लिए चले गए थे। तो वहीं पर गोपालगिरी यानी ग्वालियर क्षेत्र में ये आकर बस गए थे। वो तभी से वो जो गोपाल का जो क्षेत्र है, तो इसका जो पूर्वी नाम है, यानी ग्वालियर का अगर पूर्वी नाम की बात करें तो गोपालगिरी है। ठीक है, तो उस टाइम क्या नाम था उसका, गोपालगिरी। तो गोपालगिरी आकर ये बस गए थे। ठीक है, इतनी सी इसकी यहाँ पर कहानी है। अब आते हैं हम इक्ष्वाकु वंश। देखिए इक्ष्वाकु वंश अभी हमने देखा था कि जो नाग वंश के जो एक शासक थे, तो उन्हें पुरुकुश की सहायता के लिए भेजा था मानधाता ने। ठीक है, तो वही वाला ये वंश है। अब इनका जो शासन था, अब जो पुरुकुश आया था, तो पुरुकुश ने किसे, जो मान्य है, ठीक है, मान्य गंधर्व को पराजित किया था। अब ये दंडकारण्य क्षेत्र में आकर ये बस गए थे। अब देखिए जैसे कि जो मनु थे, तो मनु के पुत्र कौन थे, इक्ष्वाकु थे, और इक्ष्वाकु के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा है, इक्ष्वाकु वंश। अब मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा है कि राजा दशरथ और प्रभु श्री राम भी इसी वंश के थे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो राजा दशरथ थे, अभी देखिए इसके बाद राजा दशरथ और प्रभु श्री राम का काल आएगा, यानी हम महाकाव्य काल देखेंगे तो उसमें देखेंगे रामायण और महाभारत से संबंधित, यानी कि ये रामायण और महाभारत से पहले की कहानी है। ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये रामायण और महाभारत से पहले की भी कहानी है, पहले की कहानी है। इसके बाद रामायण और महाभारत का काल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आ गया, इक्ष्वाकु वंश और एक नाग वंश। ठीक है, अब ये जो हे साम्राज्य है, तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसने क्या करा, तो जो हे साम्राज्य है, इसमें जो राजा महिष्मत हुए थे, तो इन्होंने क्या करा था, राजा महिष्मत बहुत ही प्रतापी शासक थे यहाँ के। और मतलब कि जैसे कि इन्होंने क्या करा था, जो इक्ष्वाकु वंश था इसे समाप्त कर दिया था यहाँ से मध्य प्रदेश से, और एक नागवंश है। ठीक है, नागवंश के लिए सहायता के लिए किसने, मानधाता, इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे मानधाता ने पुरुकुश को भेजा था। तो उनका जो वंश है वो यहाँ से इन्होंने भगा दिया था, यानी कि यहाँ फिर हे साम्राज्य आ गया था। अब इसकी जो स्थापना किसने की थी, हे द्वारा। अब ये कौन था, अब ये दोस्तों वही था, वो जो चंद्रवंश का जो जिन्होंने सोम और इला यानी मनु के पुत्र ने चंद्रवंश की स्थापना की थी। फिर उसका यताति पुत्र हुआ था, यताति पुत्र ने फिर यादव वंश की स्थापना की थी। तो यादव वंश का ही एक शासक था ये है। ठीक है, तो इसने यहाँ पर ये यदु का पौत्र था। अब देखिए यदु का पौत्र था, यानी कि यदु के पुत्र का पुत्र। ठीक है, यदु के पुत्र का पुत्र था, और इसने ये यादव वंश का था, ये आपको ध्यान रखना। वो इसने हे साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना कर दी। अब इसी के एक शासक हुए थे राजा महिष्मत। अब इसके बारे में क्या विशेष ध्यान रखना है, इन्होंने माहिष्मती नगर बसाया था महेश्वर में। ठीक है, अब दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो महेश्वर है वो वर्तमान में कहाँ है, खंडवा में है, खरगोन में है, बुरहानपुर में है, या बड़वानी में है। ठीक है, तो आपका ये एक प्रश्न है कि जो महेश्वर है वो किस जिले के अंतर्गत आता है, खरगोन, खंडवा, या फिर बुरहानपुर, या फिर ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है, और इसका आपको राइट आंसर टिक करके बताना है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए इसी वंश का यानी हे वंश का ही एक जो राजा था वो था कीर्तिवीर अर्जुन, जिसे सहस्त्र अर्जुन कहा जाता था। अब सहस्त्र अर्जुन क्यों कहा जाता था, वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसकी 1000 भुजा थी, यानी कि हजारों हाथ थे माने जाता था, है ना। तो ये सब पौराणिक कथाओं पर आधारित है, यानी अनुसूतियों पर यह आधारित है। इसलिए क्योंकि किसी की भी व्यक्ति की अभी अगर जैसे कि आधुनिक युग में देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति की 1000 भुजा होना असंभव है। ठीक है, तो ये अनुसूतियों पर ये आधारित है, क्योंकि हमने क्या देखा था, मध्य प्रदेश का जो क्रमबद्ध इतिहास मिलता है तो वो कहाँ से मिलता है, महाजनपद काल से। तो अभी के ये जितने भी हैं ये इन्हें पौराणिक युग इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये पुराणों पर आधारित है, तथ्यों पर, अनुसूतियों पर, किसी ने कुछ बताया किसी ने कुछ बताया, तो उस प्रकार से यहाँ पर ये इतिहास को क्रमबद्ध करने का यहाँ पर कार्य किया गया है। अब दोस्तों जो कीर्तिवीर अर्जुन या सहस्त्र अर्जुन थे, अब इस वंश का महान सम्राट था। अब आपसे पूछा जाए कि हे साम्राज्य का महान सम्राट कौन था, तो वो था कीर्तिवीर अर्जुन। अब इसने किसे किसे पराजित किया था, अभी देखिए महान है
तो अब महान आपने किस आधार पे इसे कह दिया, यानी कि इसने ऐसा क्या कर दिया तो ये महान है। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसने पराजित किया था कारकोट वंशी नागों को। ठीक है, उसके बाद में अयोध्या के पूर्वराज त्रिशंकु को, उसके बाद में लंकेश्वर रावण को भी इसने पराजित किया था। यह आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और उसके बाद में हे का पतन। अब जो हे साम्राज्य था इसका पतन कैसे हुआ, जो गुर्जर देश के भार्गव थे उनसे यहाँ पे इनका क्या हो गया था, संघर्ष हो गया था, तो हे साम्राज्य खत्म हो गया। ठीक है, तो आपको शुरू से क्या ध्यान रखना है, आपको देखिए नागवंश का एक शासक था इक्ष्वाकु ने उसकी सहायता की थी, फिर कारुस वंश आया, फिर चंद्रवंश आया, फिर यादव वंश आया। ठीक है, और फिर हे का पतन हो गया, फिर हे वंश आया था। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो बस इतना ही इसका पौराणिक युग है और प्राचीन काल है। अब इसके बाद जो इतिहास आएगा उसे अच्छे से समझना, क्योंकि उससे ही ज़्यादा फैक्ट यहाँ पर बनने की संभावना है। इनसे बहुत ही कम फैक्ट बनते हैं और इनसे पूछा भी जा सकता है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसमें लिखा है इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि गुर्जरों के भार्गव से संघर्ष हुआ और यहाँ पे हे का पतन हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जो ये गुर्जर प्रदेश के जो वासी थे तो इन्होंने ही यहाँ पर भी छोटे छोटे जनपदों की यहाँ पर स्थापना कर दी थी। जैसे टुंडीकर, दमोह को उस टाइम टुंडीकर कहते थे, त्रिपुरी है ना, वर्तमान में भी जबलपुर है, दसार्ण, उस टाइम विदिशा को दसार्ण कहते थे। ये दसार्ण जो क्षेत्र था विदिशा के आसपास का था, अनूप निमाड़ को कहते थे, और एक अवंती है ना। अवंती तो पहले से ही नाम है इसका, तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। अभी महाजनपद काल में भी अवंती का बहुत ही विशेष रहेगा। उसके बाद में अब आ जाते हैं दोस्तों। अब देखिए हम अभी आपको इतना जितना मैंने समझाया अब आपको आ गया होगा समझ में। अब दोस्तों अवंती राज्य की बात करते हैं कि अवंती कैसे बन गया, यानी कि कैसे अवंती राज्य किसने नाम पड़ा या फिर किसने इसकी स्थापना करी। तो दोस्तों जो अर्जुन था, अर्जुन का एक पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था जयध्वज। ठीक है, जयध्वज। अब इसका एक पुत्र था अवंती, यानी कि अर्जुन का पुत्र था जयध्वज और उसका एक पुत्र था अवंती। तो अवंती ने ही यहाँ मालवा क्षेत्र में अवंती राज्य की यहाँ पर स्थापना की थी, है ना। और इसने ही यादवों को विदिशा से भगाया था। अब इसने क्या करा, अब जो यादव थे उन्हें भी यहाँ से भगा दिया। तो अब यहाँ पर अब विदिशा में किसका शासन हो गया, यहाँ पर विदिशा या फिर मालवा क्षेत्र हम कहें तो ये अवंती का। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमारा ये पूरा इतिहास खत्म हो गया है। ये आपको कोई सा अगर कोई पॉइंट इसमें समझ नहीं आया है तो आप बता सकते हो। और बाकी जो कल के वीडियो में हम देखेंगे तो वो क्या देखेंगे, हम कल के वीडियो में देखेंगे महाकाव्य काल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने जो मैप बनाया है इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैप से हमें समझना चाहिए, क्योंकि इससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि किधर कौन सा वंश था। अब पौराणिक काल या वैदिक काल, इसे पौराणिक काल या वैदिक काल भी कहते हैं। और यहाँ पर स्थिति देखेंगे हम प्रमुख वंश और राज्य की। अब जो दतिया राज्य अपन ने पढ़ा है वो यहाँ इस क्षेत्र में आता था। यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, यहाँ पर है ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, भिंड, मुरैना। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर ये बुंदेलखंड क्षेत्र आता है, यहाँ पर चंद्रवंश का शासन था। तो इधर कौन कौन से जिले आते हैं, इधर आते हैं टीकमगढ़, उसके बाद में सतना, रीवा। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं इक्ष्वाकु वंश, ये दंडकारण्य क्षेत्र जो कि अपना अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वो वाला है। अब उसके बाद में नेक्स्ट है कारुस वंश, ये हमारे बघेलखंड वाला क्षेत्र है। इधर आपने देखा होगा सिवनी, छिंदवाड़ा और मंडला तक का इधर क्षेत्र आ जाता है। यादव वंश कहाँ था दोस्तों, बेतवा, चंबल और केन नदी के पास में। यानी ये पूरा इतना हम यहाँ पर ये क्षेत्र समझ सकते हैं यादव वंश का। अब अवंती का तो आपको पता ही है, मालवा में ये स्थापित थे। अब हे साम्राज्य जो था, है ना, वैसे कहें तो यहाँ मालवा में भी था ये। बाकी हम यहाँ पर देखेंगे महेश्वर। ठीक है, और आपको कमेंट में बताना है कि महेश्वर किस जिले के अंतर्गत अभी आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो पौराणिक इतिहास है या वैदिक काल वाला जो इतिहास है वो कंप्लीट होता है। अब कल के जो वीडियो में हम देखेंगे, कल के वीडियो में देखेंगे हम यहाँ पर महाकाव्य काल, यानी कि रामायण और महाभारत से संबंधित वाला काल, यानी उस टाइम पे मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी और किस किस वंश का वहाँ पर शासन था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।